असल में भाई है बाबर आजम। हाँ, मैच वाकई होता है, मुझे भी देख के लग रहा था, मैंने कहा तो है मैंने छक्के लगाए हैं उधर, मैं ही खेल रहा था। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं कि मैं बाबर आजम की तरह लगता हूँ। तो मैं बाबर आजम की तरह नहीं लगता, बाबर आजम मेरी तरह लगता है। तो हम आगे देखते हैं भाई। अब देखें ना, ये कंपेयर कर रहे हैं बाबर आजम के साथ। तो मैं यहाँ से एक बात कहूँगा कि हमेशा कंपेयर उसके साथ किया जाता है जिसने कुछ अचीव किया हो। अभी मेरी इतनी पहचान नहीं है, मैंने कुछ नहीं ज़िंदगी में बड़ा किया, तो आप बजाय उसको मेरे साथ कंपेयर करने के मुझे उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा ज़िंदगी में कुछ करें कि गले वाले, मोहल्ले वाले, या गांव वाले, या शहर वाले, या मुल्क वाले अपने बच्चों का मुवाजना या कंपैरिजन आपके साथ करें कि उसके जैसे बने। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा कुछ आपने करना है बेटा। तो कितने प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी? 5 हो गई थी। चलें, आज हम 6ठी और 7वीं करेंगे और उसके बाद फिर हम पीछे चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक मिरर्स वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है? तो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास बेटा 7 है जी। बस अब इधर फोकस सब रखें। डाटा हमारे पास क्या है? कह रहा है कि एक ही तालब इल्म है, और तुम कौन सा तालब इल्म लेके बैठे हुए हो? सफ़ा नंबर है 78, पेज नंबर 78, 78 के ऊपर है जी। 6वां न्यूमेरिकल है, कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ जो है बेटा वो हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। कनकेव है तो उसकी प्लस में होती है फोकल लेंथ, कन्वेक्स की माइनस में होती है। आगे कह रहा है कि एक इमेज हासिल होती है जिस्म की ऊंचाई जो है वो 13.2 सेंटीमीटर है। जिस्म की ऊंचाई वो हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर है बच्चों। ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है, यानी कि ये जिस्म जो है कितने फासले पर है? 19.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है इमेज की पोजीशन मालूम करें और ऊंचाई, यानी कि इमेज की पोजीशन होती है Q और ऊंचाई क्या होती है? HI, ये मालूम करें। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये है इसका, समझ लें ए केस। ये ए केस के लिए आपने ये फाइंड करना। अच्छा, आगे उसने बी केस दिया हुआ है। कह रहा है अगर जिस्म मिरर से 2 गुना फासले पर वाक़या हो, जितना फासला इधर था ना, इधर फासला क्या कर दें? 2 गुना। यानी कि अब जो फासला है, जिस्म का फासला P होता है ना, वो पहले से 2 गुना करें तो 2 ज़रब 19.3 बनेगा ना, डबल कर देंगे तो बनेगा 38.6 मेरा ख्याल बन जाएगा। ठीक है बच्चों। कह रहा अगर फासला इतना कर दें तो जिस इमेज की ऊंचाई मालूम करें। ठीक है बच्चों। अब इधर देखें, अब हम इसका करने लगे हैं जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप गौर से देखेंगे। देखें बेटा, हमारे पास हम जानते हैं कि एज वी नो, आप बेशक वो एक्चुअल फार्मूला लिख लें, Q इज़ इक्वल टू PF ओवर P माइनस F, यही है ना? अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें बाय पुटिंग आवर वैल्यूज़। Q इक्वल्स टू P कितना है भाई? 19.3 है। F कितना है बेटा? 8.7 है। P कितना है हमारे पास? 19.3। बीच में माइनस है। F कितना है बेटा? 8.7। कोशिश करें एक लैंग्वेज फॉलो करें, या तो बंदा बन जाओ या बुढ़ी बन जाओ, एक रहो, बेचकार ना रहो। ठीक है ना? अच्छा, ऊपर क्या आ रहा है? 167 इशारिया, नीचे क्या है भाई? अच्छा, इन दोनों को बेटा डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? वही है जो बुक पे गिवन है। करके बताएं क्या आ रहा है? 15.84 आ रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है HI।
एज वी नो इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ठीक है जी, इसमें भी कीमतें ज़रा दर्ज करो। क्यू कितना है हमारे पास? एच ओ कितना है? ऐसा करें, इन दोनों को पहले तकसीम कर लें, जो भी जवाब है उसे 13.2 से ज़रब कर लें। 10.83 सेंटीमीटर, यही जवाब है। ये आ गई है तस्वीर की ऊंचाई। अब ई के इसकी तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है जी, ये भी वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा ये है कि एच आई फाइंड करना है, तो एच आई फाइंड करने के लिए पहले क्यू का होना लाजमी है। ऐसे ही है ना, पी तो है हमारे पास ये, तो क्यू निकाल लें अगेन। अब ये वाला क्यू नहीं इस्तेमाल करना। अब क्यू जब पी तब्दील किया तो क्यू भी तब्दील हो जाएगा। हाँ, तो पहले से देखते ना क्या आता है, पी एफ ओवर पी माइनस एफ। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें कीमतें पुट करें, ज़रा दर्ज करें। पी हमारे पास कितना है? 38.6। एफ वही रहेगा, एफ चेंज नहीं होता। वो कितना है? 8.7 है। ओवर पी कितना है बेटा? 38.6 माइनस एफ कितना है? 8.7। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे से डिवाइड करें। नीचे देखें जी, जल्दी करें, शाबाश। 29। ये आ रहा है। चलिए आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। 11.23। अच्छा, अब इसके बाद बेटा क्यू हमने इसलिए निकाला है क्योंकि एच आई निकालने के लिए फॉर्मूले में क्यू चाहिए होता है ना। ठीक है बच्चों? ठीक है अब्दुर्रहीम? अच्छा, इसमें कीमतें ज़रा दर्ज करो। क्यू हमारे पास कितना है? ये वाला पुट करना है। ठीक है, इस केस वाला नहीं कर देना। 11.23 ओवर पी कितना है? ये वाला 38.6 मल्टीप्लाई एच ओ वही रहेगा। जिसम जितना पहले ऊंचा हो बाद में भी उतना ही रहेगा, जिसम की बुलंदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13.2। चलें इन दोनों को डिवाइड करें, फिर इससे मल्टीप्लाई। 3.80 आ रहा है। क्या है? 3.84 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो जिस्म की ऊंचाई ये है जी। कुछ बुक्स के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, हाँ उसको करेक्ट कर लें। वो ओल्ड एडिशन के ऊपर वो आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है, नए एडिशन के ऊपर उसने करेक्शन की है इसकी। ठीक है जी? ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके बाद आज का आखिरी न्यूमेरिकल, इसके बाद आगे नया जो आपका टॉपिक है शुरू होगा, इसलिए वो हम बाद में करेंगे। तो आज वाला आखिरी। नबीला मेकअप के लिए कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है। अच्छा जी, आगे कह रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। तो नबीला है कोई? अच्छा, तो जो वो मिरर इस्तेमाल कर रही है उसका रेडियस कितना है? 38 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट में देखें वो हमसे क्या मांग रहा है, फोकल लेंथ निकालें। और अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी? नबीला एक बॉडी है ना, कोई शय है, तो उसका फासला, वो जिस्म है तो उसका फासला पी है। वो कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्या मालूम करें? इमेज कहाँ पे बन रही है, क्यों मालूम करें। इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, इसको बाद में देख लेते हैं। ज़ाहिर है उल्टी होगी। आप शीशे के सामने ऐसे खड़े हो जाएं तो आपको सामने से नज़र ऐसे आता है। आपका दायां शीशे में आपको क्या लग रहा था? बायां। उलट हो गया ना। ठीक है कि नहीं? तो वो तो ठीक है, उल्टी हो गई। चलें एफ निकाल लें भाई। एज वी नो, ये पीछे फार्मूला पढ़ाया गया था।
कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दें तो एफ निकल आता है। ठीक है बच्चों, ये जब फोकल लेंथ पढ़ाया था ना स्फेरिकल मिरर्स वाले में, हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर लें तो क्या निकल आती है, फोकल लेंथ निकल आती है। पीछे चैप्टर में फॉर्मूला लिखा हुआ। अच्छा, तो आर तो हमारे पास है ना 38, 19 आ गया, तो फोकल लेंथ आ गई 19 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद रह गया क्यू, तो क्यू वही है पी एफ ओवर पी माइनस एफ। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें सारी जो वैल्यूज़ हैं पुट करें। Q इक्वल्स टू P कितना है हमारे पास 50 है, F कितना है बेटा 19 आया, ओवर P कितना है 50 माइनस 19। अच्छा, मिरर कौन सा था, कनकेव मिरर था, तो कनकेव की F किस में होती है, प्लस में, आई भी प्लस में ही है। ठीक है, करें ज़रा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, 950, नीचे करें ज़रा दोनों को डिवाइड, 54, ये आ रहा है 64। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी पोजीशन पे उसकी इमेज बनेगी नबीला की। अच्छा, तस्वीर क्या होगी, तस्वीर उल्टी होगी। हाँ, लिख दें बेटा इसको। ठीक है। अच्छा, ये उल्टी का वाला मतलब मिरर्स में क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखें इधर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मिरर हो ना, अगर ये मिरर है, चलें जिसकी ले लें आप इनर साइड जो है वो कनकेव मिरर लिया ना, इधर ऐसे ही है ना, ये होता है कनकेव मिरर। ये उल्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई जिस्म यहाँ पे खड़ा है ना ऊपर, इधर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, जब इसकी तस्वीर बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे उल्टी, इसको जब हम पानी में भी देखते हैं तो हाँ शक्ल में ऐसे आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये शीशे में जब आप देखते हैं तो वो आपको उल्टी का मतलब मैंने बता दिया है। ठीक है कि नहीं, दायां तो बायां, बायां तो दायां। ठीक, वो कह लें ये समझ लें जैसे आपको सही समझ लगे, उल्टी बनेगी तस्वीर। क्या बनेगी बेटा, उल्टी तस्वीर बनेगी, तस्वीर को उल्टी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं आगे हमारे पास, पीछे ज़रा चलें चैप्टर की तरफ, वहाँ पे क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। रोशनी की रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी की रिफ्रैक्शन। चलें बेटा, बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है। पहले तो आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि जब भी वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने असल रास्ते से हट जाती है, सिम्मा तब्दील कर लेती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, लाइट का भी यही है बेटा, कि इधर देखें भाई अब्दुर्रहीम, फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक मीडियम है जो किसका बना हुआ है, ग्लास का, शीशे का। ठीक है, आप पानी रख लें, जो मर्जी, पानी भी रख सकते हैं, जो मर्जी रख लें, पानी रख लें, गिलास रख लें। अच्छा जी, बाहर क्या पड़ी हुई है, हवा, हवा, एयर पड़ी हुई है। अच्छा, क्या होता है कि एक रोशनी की शुआ है या रोशनी एक रे है, वो आती है, ये रोशनी की एक शुआ है, वो आके हवा से गुजर के दूसरे मीडियम ग्लास की सतह पर टकराती है। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ये टकरा रही है वहाँ हम क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल गिरा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल। नॉर्मल बता दिया ना मैंने आपको क्या होता है। ये देखें, ये मार्कर अभी वाइट बोर्ड के ऊपर क्या है, नॉर्मल है, जो इस वाइट बोर्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। ये मेरे अंगूठे हाथ के ऊपर क्या है, ये नॉर्मल है, 90 का एंगल बनाए। ठीक है, किसी सतह के साथ वो लाइन जो नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है बच्चों।
ये एक ऐसा वेक्टर भी होता है जो किसी सतह की सिमत बताता है किधर को है। जैसे वाइट बोर्ड का मुंह किधर को है, आपकी तरफ है ना, तो अभी ये वेक्टर जो है हमें बता रहा है कि वाइट बोर्ड का मुंह इधर को है, इसको नॉर्मल कहते हैं। बहरहाल आगे आप पढ़ेंगे एफएस में जाके। अच्छा जी, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना भी जाविया बेटा बना रही है शहीर इधर, उस जाविये को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो रे आ रही है इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे जब दूसरे मीडियम की सतह पे टकराती है तो नॉर्मल के साथ जो जाविया बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी बातें अगर लॉन्ग आ जाए तो पेपर में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? रट्टा नहीं आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, जब रोशनी की शुआ दूसरे मीडियम की सतह से टकरा के अगले मीडियम में जाएगी तो करेगी क्या? देखें भाई, गौर से देखना है। रोशनी अगर सीधी जाती तो इसका सीधा रास्ता ये बन रहा है, यही बन रहा है ना। अगर ये सीधी जाती, फर्ज करें अगर ये सीधी जाती तो फिर ये रास्ता है। लेकिन रोशनी क्या कर रही है? अपने असल रास्ते से अंदर को मोड़ रही है, सीधी आएगी, ठीक है। तो यही तारीफ है कि जब रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने असल रास्ते से हट जाती है, मुड़ जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। ये अपना असल रास्ते से हट जाती है, मुड़ जाती है। इस अमल को बेटा क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी रे अब निकली है ना, ये वाली, इसको बेटा कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे भी कहते हैं, उर्दू में बेशक ये कह लें रिफ्रैक्टेड। हाँ जी, अब रिफ्लेक्ट तो नहीं ना हो रही लाइट, रिफ्रैक्ट हो रही है। इसका एक और नाम भी है, इसको ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है, इमर्जिंग रे भी कहते हैं। इमर्जेंट रे लिखा हुआ है, इमर्जिंग रे लिखा होगा। अब देखें बेटा, इमर्जिंग रे नॉर्मल के साथ जो भी जाविया बनाएगी उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब ज़रा आगे सुने, मैं एक और केस करने लगा हूँ क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट ये यूज़ होना है। पहले रोशनी हवा से ग्लास में आ रही है, हल्के मीडियम से किधर को जा रही है? बारी मीडियम में, जिससे आप कहते हैं लतीफ़ से किधर को जा रही है? कसीफ की तरफ, बारी कसीफ को कहते हैं। तो देखें, नॉर्मल की तरफ झुक गई है, पहले नॉर्मल से दूर थी ना, अब नॉर्मल की तरफ आ गई है। अच्छा, अब उलट करने लगे हैं। अब रोशनी जो है एक बारी मीडियम से किधर को जा रही है? हल्के मीडियम की तरफ। असल रास्ता ये बन रहा है इसका, ऐसे ही है ना। लेकिन अब करेगी क्या? अगेन नॉर्मल इधर ड्रा कर लें जिधर ये रोशनी गिरी है। अब रोशनी क्या करेगी बेटा? पहले नॉर्मल के पास थी, अब नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटा? दूर हो जाएगी। दो बातें याद रखनी है, जब हल्के से बारी की तरफ जाती है तो नॉर्मल के क्या हो जाती है? करीब हो जाती है, ठीक है। और जब बारी से हल्के की तरफ यानी कि रेयर मीडियम से डेंस में आए तो ये होता है, और डेंस से रेयर में जाए तो ये होगा। बारी से हल्के की तरफ क्या होता है? नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये आगे कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। अब देखें, अगर आप एक बर्तन लें, उसमें अगर आप पानी रख दें इस तरह से, और उस पानी में अगर आप एक पेंसिल रख दें तो पेंसिल आपको टेढ़ी सी नज़र आती है बेटा, होता है ना ऐसे। अभी रख के देखा है साइड पे कहीं बनी हो शक्ल, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी वैसे भी बिना तजर्बा किए समझ जाते हैं, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स को वैसे भी लैब वगैरह तो करवाई नहीं जाती और ये ऐसे ही समझ जाते हैं, तो माशाल्लाह, ठीक है, ऐसे ही चलने दें, ठीक है। तो ये हमें टेढ़ी सी नज़र आएगी पेंसिल, तो यहाँ पे कौन सा अमल हो रहा है? रिफ्रैक्शन का।
रोशनी की क्या हो रही है, कि वो पेंसिल के ऊपर रोशनी पड़ रही है, बाहर जब हवा में है पेंसिल तो रोशनी हमें ऐसे लग रही है, रोशनी हमें दिखा रही है ना पेंसिल को। जब वही रोशनी पानी में जा रही तो उसने अपना असल रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया ना। तो जिधर को रोशनी उधर को हमें पेंसिल भी नज़र आएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। पेंसिल असल में इधर थी, पानी के अंदर होती इधर ही है, असल में तो इधर पड़ी होती है, हमें नज़र इधर आ रही होती है। यही दुनिया है, रोशनी हमें दिखा रही है, रोशनी दिखा रही है, रोशनी की वजह से हम देख रहे हैं, तो पता नहीं है जो दिखा रही है असल है अभी कि नहीं। अगर रात को अंधेरा हो, ठीक है, तो फिर तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा ना। कहाँ नज़र आता है, तुम्हें नज़र आता है अंधेरे में? चार की रोशनी होता है तो नजर आता है। तो वो भी तो रोशनी है। तो मतलब ये कि बेटा ये जो कहा जाता है कि ये दुनिया सवाए धोखे के कुछ नहीं है, इसको धोखा ही समझें, इसको हकीकत ना समझ लीजिएगा। ये चंद पल की घड़ियाँ हैं जो हमने इस दुनिया के ऊपर गुजारनी है। ठीक है, सर बुक्स वगैरह इंसान सब तो क्या है? देखिए ये इस दुनिया को, इस धोखे को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने फिर बुक्स बनाई हैं, उनमें लिखा है चीज़ों को, ताकि इस धोखे को तो समझ सकें ना। ठीक है कि नहीं? किसी के धोखे को भी आप तभी समझ सकते हैं जब आपको कुछ पता हो किसी बात का कि धोखा दे रहा है वो। ठीक है, तो बहरहाल बेटा असल जो हमारी दुनिया है वो मरने के बाद है, उसके लिए तैयारी करें। ठीक है, नमाज तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, नमाज भी पढ़ें और अच्छे काम करें और किसी का दिल ना दुखाएं और अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए कुछ करें। ठीक है, तो बुल्ले शाह ने वो कहते ने कि क्या नमाज, वो शेर है उनका, उठ फरीदा नहीं ना फरीद उठी, वो है कि सिर नहीं, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर तर के। ठीक है कि नहीं? तो किसका आ रहा है? हाँ, 220 वाले में मार देना कि इसको बंद करो और दोबारा स्टार्ट करो। वो बताया करो मुझे, एयरप्लेन मोड पे लगाएं इसको। हो गया स्टार्ट, वीडियो स्टॉप हो जाती है। हाँ। चलें अब देखें जी, तो बात हम कर रहे थे बेटा कि बुल्ले शाह ने बड़ी प्यारी बात कही है कि सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, की लैना से टोपी धर के। ठीक है, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लैना तस्बीह पढ़ के। चिल्ले कट्टे पर रब ना मिलिया, की लैना विच चिल्लियाँ वड़ के। तो असल हमारा जो मकसद है वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह तक पहुंचना, वो है। ठीक है कि नहीं? तो उसकी रज़ा के लिए कुछ करें बेटा आप, इस दुनिया में किसी का दिल ना दुखाएं, छोटी छोटी जो भी नेकी का मौका मिले। नमाज तो पढ़ें, वो तो आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं ना, किसी की ज़ात के लिए कुछ करें ना, ये असल चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात कर रहे थे। तो ये हमने इसको पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने असल पाथ से, ये रेड वाला इसका असल पाथ है जो ऐसे बन रहा था, असल रास्ते से हट जाती है, मुड़ जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रोशनी की रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेटा अब रोशनी की रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं, दो कवानीन हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रोशनी की जिस तरह रिफ्लेक्शन के दो कानून थे ना, कवानीन थे, इस तरह इसके भी दो कवानीन हैं। पहला ये है बेटा, इधर सुनेंगे, पहला वही सेम ही है इधर, कि ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं। ठीक है जी, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे,
एक ही सतह पर वाक़या होते हैं या पाए जाते हैं, जो मर्जी कर ले। ठीक है, तो बेटा इतना आसान है कि आप अपने अल्फाज में इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपको रटा लगाना पड़ेगा। ठीक ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि जितने जाविये के साथ रोशनी टकराई है और जितने जाविये के साथ रोशनी रिफ्रैक्ट हुई है, अगर दोनों की साइन ले के रेशो ले लें, साइन लें एंगल ऑफ इंसिडेंस का और फिर साइन लें किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, और दोनों की ले लें आपस में क्या, निस्बत, रेशो ले लें, दोनों को आपस में तकसीम कर लें, तो जवाब होगा बेटा, जवाब एक कांस्टेंट नंबर होगा। क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट क्या होता है, कोई नंबर ही होता है ना, कोई जवाब में कोई नंबर आएगा, 1 2 3 कुछ ना कुछ इस तरह से कोई नंबर आएगा। अच्छा, ये है हमारे पास दूसरा लॉ, और बेटा इस लॉ को कहते हैं स्नेल का कानून। क्या कहते हैं, स्नेल का कानून। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की निस्बत किसके साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ एक कांस्टेंट के बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का कानून कहते हैं। स्नेल का भाई, स्मेल का नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, ये जो n है बेटा, n के 2-3 नाम है, आप गौर से ज़रा सुन लें। n को बेटा कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उर्दू में भी यही कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, इसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि रोशनी कितनी मुड़ी है, कितने अपने असल रास्ते से हटी है। अच्छा, मैं और भी इसको सिंपल करता हूँ। देखें बेटा, जब रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड तब्दील हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी सिमत तब्दील हो गई है, या ये कह लें उसकी स्पीड तब्दील हो गई है। अब स्पीड कितनी तब्दील हुई है, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, आपने एमसीक्यू याद रखना है बेटा कि जब रोशनी गुजरती है हवा में से तो रोशनी की स्पीड को सी से ज़ाहिर करेंगे, वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू आता है पेपर में। जब रोशनी गुजरती है बेटा पानी से, पहले हवा लिखी हुई है, पहले हवा लिखी, हाँ, फिर है पानी, तो वो होती है 2 कितनी है, 7 है या 3 है, 3×10⁸ मीटर फी सेकंड। जब रोशनी गुजरती है गिलास से, यानी किसी ठोस से कह लें, गिलास उस यहाँ पे सॉलिड को कंसिडर करें, 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब देखें, और से देखें इधर, रोशनी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो रही, पहले 3 थी, फिर 2.3 हो गए, फिर 2 हो गए। ये जो रोशनी की स्पीड में फ़र्क आ रहा है, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से ज़ाहिर करते हैं, और इसका एक और फार्मूला भी है कि रोशनी की स्पीड हवा में, रोशनी की स्पीड किस में, हवा में, बटा रोशनी की स्पीड मीडियम में। के देखें बेटा, पहले तो हवा से आ रही है ना रोशनी, तो वहाँ उसकी स्पीड कितनी है, सामने जौन सा भी पड़ा हुआ है ना मीडियम, उस मीडियम में रोशनी की जो स्पीड है उससे किसे ज़ाहिर करेंगे, फ़र्ज़ करें इधर कोई 10 है और इधर 5 है, 10 वाली ऊपर लिख देंगे हवा वाली और मीडियम वाली नीचे है, तो दोनों को तकसीम करेंगे तो जवाब जो भी आएगा वो कोई नंबर होगा। ठीक है कि नहीं, उस नंबर को आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अंडरस्टैंड जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फार्मूला ये भी है, स्नेल के कानून की सूरत में ये है। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए आपका काम था। इसका यूनिट कोई नहीं, जब दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की निस्बत ली जाती है, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, फिज़िक्स में भी पढ़ाया जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले में,
सी भी स्पीड है, उसका भी यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड। नीचे भी स्पीड है, उसका भी यूनिट क्या हो गया, बोथ यूनिट्स विल कैंसल ईच अदर। और इसका कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट नंबर है ना, तो 1 2 3 का कोई यूनिट होता है, ठीक है कि नहीं। इसका कोई यूनिट नहीं है बेटा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें जी। अल्लाह हाफिज़।